नमस्कार। आप सबों का हमारी चैनल पर स्वागत है। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन हमने काफ़ी न्यूज़ में सुना है। 26 जनवरी को इंडिया में जो रिपब्लिक डे हो रहा है उसकी गेस्ट भी यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड हैं। तो यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके करंट इश्यूज़ रिलेटेड जो टॉपिक है, और रिसेंट जो ग्लोबल पॉलिटिक्स हो रहा है उसमें यूरोपियन यूनियन अपने आप में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यूरोपियन यूनियन एक सक्सेसफुल मॉडल है इंटीग्रेशन का, रीजनल कोऑपरेशन का, और आज के डेट में वो कैसे एक यूनाइटेड स्टैंड लेके ग्लोबल जो चेंजिंग सिनारियो है उसमें अपना एक स्टैंड ले रहा है और एक बहुत ही पावरफुल ब्लॉक के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। इंडिया के साथ यूरोपियन यूनियन का FTA फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली ऑन 27 जनवरी। तो ये अपने आप में एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा। यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है, एक एग्जाम्पल है कि जिसमें हमने इंटीग्रेशन के थ्रू रीजन्स को कोऑपरेशन के थ्रू पीस इंश्योर किया है हमने यूरोपियन यूनियन पूरे यूरोप में। जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं कि फ्रॉम पीस प्रोजेक्ट टू रेगुलेटरी सुपर पावर। यूरोपियन यूनियन की जो शुरुआत हुई थी, 2 वर्ल्ड वार यूरोप ने झेला था, काफ़ी ज़्यादा डेवास्टेशन, पूरा मैन मटेरियल हर कुछ का नुकसान हुआ था, उसको दोबारा से रीबिल्ड करना था। तो पीस इंश्योर करना था इन द रीज़न कि दोबारा ऐसा कोई वर्ल्ड वार नहीं हो। लेकिन उस प्रोसेस में आज के डेट में यूरोपियन यूनियन एक नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड सेट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। या तो आप डिजिटल डेटा प्राइवेसी की बात करें, या फिर कार्बन टैक्स की बात करें, इन्वायरमेंटल नॉर्म्स की बात करें, रेगुलेटरी नॉर्म्स की बात करें, लेबर स्टैंडर्ड की बात करें, इन सब में एक नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड सेट करने में यूरोपियन यूनियन यानी रेगुलेटरी सुपर पावर के रूप में एमर्ज हुआ है। तो इस यूरोपियन यूनियन की जर्नी को हम देखेंगे कि कैसे एक सक्सेसफुल मॉडल के रूप में अपने आप को यूरोपियन यूनियन ने अपने आप को ढाला है, बनाया है, और आज की डेट में कैसे ये यूनाइटेड होके एक सक्सेसफुल मॉडल की तरह एक थर्ड ब्लॉक काइंड ऑफ अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। हम एक तरफ ब्लॉक देखते हैं US, दूसरी तरफ चाइना, और थर्ड जो इकोनॉमिक एरेना में जो फ्रंट है वो है यूरोपियन यूनियन। तो इस क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि कैसे यूरोपियन यूनियन एक सक्सेसफुल मॉडल बना इंटीग्रेशन में, रीजनल इंटीग्रेशन में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये EU का मोटो है, यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी, यानी पूरा यूरोपियन यूनियन जो है डाइवर्स है। आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो 27 कंट्रीज़ हैं। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 27 कंट्रीज़ हैं, 27 कंट्रीज़, 27 कंट्रीज़ हैं। ऑल 27 कंट्रीज़ हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर, सब कुछ अलग है, फिर भी डाइवर्सिटी में यूनाइटेड दे स्टैंड। सो दिस इज़ अपने आप में, जैसे इंडिया को हम लोग बोलते हैं कि देर आर मोर देन 60 लैंग्वेजेस, so many culture, so many races, so many caste, ऑल काइंड ऑफ रिलीजन, सब कुछ पूरी तरह से डाइवर्स है। उसको हम कैसे यूनिटी वहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं, उसी तरह से पूरे यूरोप में अलग अलग, हम तो खैर अपने स्टेट्स को यूनिटी की बात करते हैं, यहाँ पे अलग अलग नेशंस को यूनाइटेड स्टैंड लेने की बात हो रही है। यूरोपियन यूनियन इज अ यूनियन ऑफ नेशंस, नॉट स्टेट्स, जैसा कि हमारे इंडिया में है। तो यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी ये इसका मोटो है। इसको हम देखेंगे कि आज की डेट में 27 कंट्रीज़ हैं, और ऑल 27 कंट्रीज़ आर डाइवर्स इन नेचर, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, ये सब यूनाइटेड स्टैंड करते हैं। तो लॉजिक ऑफ इंटीग्रेशन क्या था, क्यों हमने इसको इंटीग्रेट किया? तो जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वार 2 के बाद एक सारे यूरोप के कुछ कंट्रीज़ वापस में मिले और बोले कि एक ऐसा हम मॉडल बनाते हैं जिसके बाद इस तरह के वार ना हो। इस वार से बहुत नुकसान होता है, लोगों की जान जाती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, आपका घर तबाह हो जाता है। तो ऐसे ऐसे वर्ल्ड वार ना हो, इसके लिए हम इंश्योर करेंगे कि अ, ऐसा हम काम करेंगे कि मटेरियली या फिर अगर आप देखेंगे इकोनॉमिकली, इट इज़ अनथिंकेबल टू थिंक ऑफ एनी अदर वर्ल्ड वार। ऐसा हम कुछ करेंगे। तो यूरोप ऑफ नेशंस टू बी कन्वर्टेड इनटू यूरोप ऑफ रीजन्स, नेशंस को हम रीजन्स में कन्वर्ट करेंगे। इसके पीछे जो थ्योरेटिकल जो लॉजिक है उसको हम लोग कहते हैं आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म जो बाद में नियो लिबरलिज्म के तौर पे जाना जाता है, पॉलिटिकल साइंस में इसको हम लोग पढ़ते हैं। जीएस में आपको उस तरह से ज़रूरत नहीं है। लिबरलिज्म जो फंक्शनलिस्ट थियरीज हैं, अर्नेस्ट हास और पॉलिटिकल साइंस के बच्चे पढ़ते होंगे, इनका मानना है
कि कुछ एरिया में अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट करते हैं, टेक्निकल टेक्निकल पर्सन्स जो हैं, जो नॉलेज वाले पर्सन हैं, वो आपस में मिलते हैं और चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं, तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट बाकी एरियाज़ में होगा, बाकी एरियाज़ में इंटीग्रेशन होगा। और एक दूसरे पे अगर इंटरडिपेंडेंस अगर आप क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस क्रिएट कर लेते हैं एक दूसरे नेशंस का, तो ये लोग आपस में वार में जाएंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। जैसा कि अब कहा जाता है कि आप जैसे जापान और चाइना का ही एग्जांपल आप ले लीजिए। चाइना और जापान एडवर्सरी हैं, आपस में उनकी बिल्कुल नहीं बनती है, बट जापान का चाइना के साथ बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इकोनॉमी, फिनेंशियल फिनेंशियल मार्केट्स उनके इंटीग्रेटेड हैं। तो आज ये चाह के भी जापान फुल फ्लेज कन्फ्रंटेशन में चाइना के साथ नहीं जा सकता है, बिकॉज देर विल बी इकोनॉमिक लॉस। तो यही इसी लॉजिक पे ये चलता है कि पूरे रीजन को आप ऐसे इंटीग्रेट कर दो कि आपस में ये लोग इंटरडिपेंडेंट हो जाएं। आपस में जब इनकी इंटरडिपेंडेंसी हो जाएगी तो ये लोग फिर वार के लिए सोचेंगे नहीं। मटेरियल लॉस इतना होगा, सबका होगा, कि वहाँ के जो कॉरपोरेट्स हैं, वहाँ के जो सिविल सोसाइटी है, उनको दिखेगा कि वार में जाना नुकसान है, तो वो लोग प्रेशर क्रिएट करेंगे। टेक्निकल एलिट्स जो हैं वो बोलेंगे कि वार में जाना इज़ नॉट right choice. So let's solve the issues diplomatically, democratically, by dialogue, not by going into war. तो ये इस लॉजिक पे इसको इंटीग्रेट किया गया। स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि कैसे इसको इंटीग्रेट किया गया। सबसे पहले इसको हम लोग और समझेंगे, और डिटेल में इसको हम लोग समझेंगे। अभी आप देख लीजिए कि सबसे पहले क्या हुआ कि फ्री ट्रेड एरिया बनाया गया। फ्री ट्रेड एरिया का मतलब है कि पूरे यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे गुड्स गुड्स जो होंगे, गुड्स विदाउट एनी टैरिफ, उनके ऊपर जीरो टैरिफ होगा फ्री ट्रेड एरिया में। यानी गुड्स का जो मूवमेंट होगा उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। कोई भी कंट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे फ्रांस में हो रहा है, वो जर्मनी में ले जाके बेच सकता है। कोई बॉर्डर शुड नॉट एक्ट एज अ बैरियर, वहाँ पे टैरिफ का वॉल नहीं होगा। तो फ्री ट्रेड एरिया का मतलब यही होता है कि आप टैरिफ या तो बहुत लो कर देंगे या ज़ीरो कर देंगे, कोई टैरिफ नहीं होगा। किसी भी नेशन से सामान किसी भी कंट्री में जाके बेचा जा सकता है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो सबसे पहला जो स्टेप था वो फ्री ट्रेड एरिया बनाया गया। फ्री ट्रेड एरिया बनाने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो है आपका कस्टम्स यूनियन। कस्टम्स यूनियन कैसे है उसको हम लोग अगले मैं आपको समझाऊंगा कि कस्टम्स यूनियन का मतलब क्या होता है। कस्टम्स यूनियन का मतलब होता है कि ये जैसे मान लीजिए कि पूरा यूरोपियन यूनियन है, विद इन विद इन आप देखिए कि जीरो टैरिफ है, ज़ीरो टैरिफ, विद इन द टैरिफ। यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है वो फ्री, कोई इसमें फ्रीली मूव कर सकता है पूरे यूरोपियन यूनियन में। लेकिन बाहर के कंट्रीज से जो एंट्री होगी, बाहर से कंट्रीज से जो एंट्री होगी इस पूरे यूरोपियन यूनियन में, सबका एक कॉमन टैरिफ होगा। ऐसा नहीं कि कोई फ्रांस अलग टैरिफ रेट लगाएगा, जर्मनी अलग टैरिफ रेट लगाएगा, इटली अलग अलग टैरिफ रेट लगाएगा, बल्गारिया अलग टैरिफ रेट लगाएगा, ऐसा नहीं है। इस पूरे एरिया में कोई भी बाहर से सामान आएगा, जैसे चाइना से आए, जापान से आए, यूएस से आए, सबके लिए यूनिफॉर्म टैरिफ रेट। तो वो हो जाता है एक कस्टम यूनियन। यानी सेम कस्टम लॉ जो है, सेम एक्सटर्नल टैरिफ इज अप्लाइड टू ऑल द कंट्रीज एंटरिंग इनटू द पर्टिकुलर यूरोपियन एरिया। अगला नेक्स्ट स्टेप जो इन्होंने किया, दैट इज सिंगल मार्केट। सिंगल मार्केट का मतलब होता है, इसमें आप देख लीजिए कि 4 फ्रीडम्स की ये बात कर रहा है। इसमें जो फ्री ट्रेड एरिया बना था, इसमें सिर्फ गुड्स एंड आप कह सकते हैं सर्विसेज भी इन्वॉल्व थे। लेकिन जब सिंगल मार्केट हो जाता है तो इसमें नॉट ओनली गुड्स एंड सर्विसेज बट ऑल्सो फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल्स, यानी इन्वेस्टमेंट। कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर सकता है। फोर्थ जो था वो था लेबर। लेबर भी पूरी तरह से मोबाइल हो जाएगा। जर्मनी का लेबर फ्रांस में जाके काम कर सकता है, फ्रांस का इटली में जाके काम कर सकता है, वो कहीं किसी भी कंट्री में जाके यूरोपियन यूनियन के वो काम कर सकता है, उसको कहीं भी एंट्री बैरियर नहीं होगी। तो ये ऑल पूरी तरह से आप देखेंगे कि एक मार्केट की तरह काम करने लगा, जहाँ पे गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, लेबर पूरी तरह से मोबाइल हो गया। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड लेबर। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है जहाँ पे आप देखेंगे कि यूरोपियन सिटीजनशिप की भी बात होती है। इसके बाद फर्दर इंटीग्रेशन जो हुआ, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन बन गया। यानी एक सिंगल करेंसी की बात हुई, सिंगल करेंसी यूरो के रूप में
1999 में प्रपोज हुआ, 2002 में फिजिकल करेंसी प्रिंटिंग शुरू हो गई। अब क्या होता है कि पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए, जैसे आरबीआई आपके देश में मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, उसी तरह यूरोपियन यूनियन के पूरे यूरोपियन यूनियन का कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी बनाया जाएगा। यूरोप के लिए एक मॉनेटरी, जैसे आरबीआई जैसा इंस्टीट्यूशन बना दिया गया जो पूरे यूरोप के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा, और उस पूरे एरिया में यूरो करेंसी का इस्तेमाल होगा। लेकिन आज के डेट में जो आप देखेंगे कि जो आपके लिए जो जीएस का भी क्वेश्चन है कि ये है आपका बिगर सर्कल यूरोपियन यूनियन। इसके अंदर सारे कंट्रीज ने, यहाँ पे 27 कंट्रीज हैं, ये है यूरो जोन, जहाँ पे यूरो करेंसी यूज होती है, यूरो करेंसी। और इसके अंदर 21 कंट्रीज हैं। रिमेनिंग 6 कंट्रीज अभी यूरो को अपनाया नहीं है। तो यूरो को अपनाया नहीं यानी यूरो करेंसी इतने ही कंट्रीज में आता है। 21st कंट्रीज आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 21st कंट्री इज बल्गारिया। बल्गारिया 1 जनवरी 2026, इसी साल जनवरी 1 से ज्वाइन किया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 1 जनवरी 2026। बल्गारिया बिकेम द 21st कंट्री टू ज्वाइन यूरोजोन। अब इसी यूरोजोन के लिए कॉमन करेंसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी है। करेंसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई इंडिया में जैसे रुपी पूरे इंडिया में करेंसी है, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है, करेंसी को प्रिंट करता है। तो उसी तरह का एक आप देखेंगे कि कंट्रीज़ के ऊपर बियॉन्ड सुप्रा नेशनल अथॉरिटी बोलते हैं उसको, कि जो जहाँ पे नेशन अपने सोवरेंटी से कॉम्प्रोमाइज़ करता है। आरबीआई इज अ सोवरेन फंक्शन ऑफ इंडिया। ये आरबीआई नेपाल के लिए नहीं काम करेगा, हमारा आरबीआई बांग्लादेश के लिए काम नहीं करेगा, हमारा आरबीआई पाकिस्तान के लिए नहीं काम करेगा। लेकिन वहाँ यूरोपियन यूनियन का जो मॉनेटरी यूनिट है, दैट विल वर्क फॉर एंटायर ऑल 21 कंट्रीज, पूरा एंटायर यूरोपियन यूनियन सभी देशों के लिए बनाएगा। यानी इस लेवल की जो सहमति अग्रीमेंट इज रिमार्केबल इन यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट जो मैं आपको जो बता रहा था कि जो फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि कैसे एक स्टेप आप अगर आप लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा सक्सेसफुल होगा, उसको हम लोग देख लेते हैं बारीकी से कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हुई। तो 1951 यूरोपियन कोल एंड स्टील कोऑपरेशन, यहाँ पे कोल एंड स्टील, इस दो एरिया में कोऑपरेशन किया गया। जो फ्रांस और जर्मनी के एरिया में जहाँ पे कोल काफ़ी रिजर्व पाए जाते थे, इसको कॉमनली मैनेज किया जाने लगा कुछ कंट्रीज़ के द्वारा, क्योंकि उस जब वो रहेगा नहीं, कॉमनली मैनेज होगा तो कॉमन पुल में होगा, तो उसमें हम इंटीग्रेट करेंगे तो वार के चांसेस कम होंगे। मिनरल्स को लेके, माइंस को लेके जो लड़ाई हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जिस रीजन को, फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डरिंग एरियाज़ में जहाँ पे कोल के रिजर्व थे, उसको अगर हम लोग कॉमनली मैनेज करेंगे, कुछ कंट्रीज़ मिल के मैनेज करेंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट का सब्जेक्ट रहेगा ही नहीं। यहाँ से स्टार्ट होता है कि कोल और स्टील के एरिया में हम कोऑपरेट करते हैं। और जब ये फर्स्ट इंटीग्रेशन हुआ तो देयर वाज अ नीड टू इंटीग्रेट ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, जिसको मैं आपको बोला था कि एक एरिया में कोऑपरेशन होगा तो स्पिल ओवर इफेक्ट उसका होगा कि एक एरिया में सक्सेसफुल इंटीग्रेशन जिस तरह से हुआ तो एक नीड फेल होता है कि बाकी एरियाज में भी हम कोऑपरेट करें, ट्रांसपोर्ट एनर्जी सेक्टर में भी हम कोऑपरेट करें। तो इस नीड की वजह से 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात होने लगी। यूरोपियन इकोनॉमिक, पूरे इकोनॉमिक एरिया में कोऑपरेशन की बात होने लगी। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसमें आपका बाकी सारा फील्ड आ गया। इसमें आपका एग्रीकल्चर है, पावर है, एग्रीकल्चर है, पावर है, बाकी इकोनॉमी के जो भी सेक्टर्स हैं, इन सब में कोऑपरेशन की बात शुरू हो जाती है 1957 में, एक एरिया में सक्सेस होने की वजह से। नेक्स्ट जो है ट्रीटी ऑफ रोम के बाद एक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है और ब्रॉडर कॉमन मार्केट की तरफ ये आगे बढ़ता है। फिर 1968 लास्ट स्लाइड में आपने देखा था कि कस्टम यूनियन
कंप्लीट हो गया। ऑल इंटरनल ड्यूटीज़ जो थे उसको रिड्यूस करके ज़ीरो कर दिया गया, ज़ीरो बैरियर फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि इसका एक्सपेंशन होता है। शुरू में कुछ ही कंट्रीज़ थे, बाद में यूके, आयरलैंड, डेनमार्क, ग्रीस, स्पेन, पुर्तगाल, ये सब ग्रेजुअली यूरोपियन यूनियन के मेंबर बनते हैं। 1986 में सिंगल यूरोपियन एक्ट बनता है और फर्स्ट मेजर रिवीजन ऑफ ट्रीटी ऑफ रोम सेटिंग अ डेडलाइन फॉर 1992 टू क्रिएटिंग अ ट्रूली बॉर्डरलेस सिंगल मार्केट। जो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी होती है 19, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, जो नेक्स्ट स्टेप है 1992 में आता है, थर्ड स्टेप जो है मास्ट्रिक्ट ट्रीटी, ट्रीटी जहाँ पे यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन होता है। यूरोपियन यूनियन, सिंगल मार्केट, सिंगल मार्केट, मार्केट। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप आप देखते हैं कि कैसे वो पूरी तरह से इकोनॉमिकली इंटीग्रेट हो गया। 1951 में जो शुरुआत हुआ, 1992 आते आते मास्ट्रिक्ट ट्रीटी हुई। ग्लोबलाइजेशन का वो दौर था, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, कोल्ड वॉर का एंड हुआ, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो आइडिया था जिसकी वजह से इंडिया में भी एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है, वही आइडिया सबसे ज़्यादा प्रभावी था और उसी को बेसिस रखते हुए मार्केट, जो कहते हैं कि मार्केट प्रिंसिपल पे सिंगल मार्केट का कॉन्सेप्ट एमर्ज होता है। ग्लोबलाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों तरीका था कि अपने आप को प्रिपेयर करो, अगर हम एक कॉमन मार्केट की तरह दुनिया में आएंगे तो हमारा हमारा हम स्ट्रांग एंटिटी की तरह पेश हो सकते हैं। यूएस का जो चैलेंज है उसको हम आराम से टैकल कर सकते हैं। डब्ल्यूटीओ, यूनाइटेड नेशंस में हमारा एक यूनाइटेड स्टैंड रहेगा, वहाँ पे हम बार्गेनिंग कैपेसिटी हमारी ज़्यादा होगी। तो आपने को देखने को मिला होगा कि या फिर इन्वायरमेंट का नेगोशिएशन हो या फिर डब्ल्यूटीओ के नेगोशिएशंस हो, एंटायर यूरोपियन यूनियन स्टैंड्स यूनाइटेड देयर। तो बार्गेनिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट के रूप में यूरोपियन यूनियन एमर्ज होता है बिकॉज ऑफ दिस सिंगल मार्केट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हुए थे कि 1999 में यूरो जो करेंसी है उसको लॉन्च कर दिया गया। यूरो नोट्स एंड कॉइन्स एंटर्ड सर्कुलेशन इन 2002। पहले 12 कंट्री से शुरुआत हुआ और आज 21 कंट्री में यूरो का वर्चस्व है। तो आप देखते हैं कि ये जो जर्नी जो है, जो एक यूरोपियन यूनियन को एक कॉमन एंटिटी बनाता है, इसके बाद इन लोगों ने इसको एनलार्ज किया और सुप्रा नेशनल एंटिटी बनाया। सुप्रा नेशनल एंटिटी की अगर आप बात करें तो सुप्रा नेशनल एंटिटी इन लोगों ने बनाया। सुप्रा नेशनल एंटिटी, सुप्रा नेशनल एंटिटी मतलब राष्ट्र से भी ऊपर कुछ बॉडीज बनाए। इसमें पहला बनाया यूरोपियन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जिसमें पूरे यूरोप के लोग वोट देते हैं और मेंबर्स को, जैसे इंडियन पार्लियामेंट है वैसे ही यहाँ पे पार्लियामेंट में मेंबर्स चुनाव के द्वारा चुन के आते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट है, उसी तरह से ईयू का एग्जीक्यूटिव बॉडी है। यूरोप का जैसे जैसे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है, उसी तरह से ये वहाँ की पार्लियामेंट है। उसी तरह से यूरोपियन कमीशन आपका जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कमीशन, दिस इज एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। जैसे एग्जीक्यूटिव क्या करता है, टू एग्जीक्यूट द लॉज। यूरोपियन जो लॉ है, यूरोपियन पार्लियामेंट में जो लॉ पास हुआ है या फिर नॉर्म्स हैं उसको एनफोर्स करना, उसको एनफोर्स करने का काम एग्जीक्यूटिव करती है। तो यूरोपियन कमीशन इज ऑल्सो an executive arm of European Union, enforcing EU law independently of national governments. नेशनल गवर्नमेंट भी है और EU कमीशन भी है। नेशनल लेवल पे भी पार्लियामेंट है और EU लेवल पे भी पार्लियामेंट है। मल्टी लेवल आप देख सकते हैं गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आता है। इसके अलावा फिर थर्ड जो है जुडिशियरी बॉडी भी है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑफ जस्टिस, जस्टिस, दिस इज जुडिशियरी, जुडिशियरी। तो जुडिशियरी भी है, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको जस्टिस देने के लिए, और इट एंश्योर्स दैट EU लॉ इज इंटरप्रेटेड
uniformly and applied uniformly across all member states of European Union. अब फोर्थ जो एंटिटी है दैट इज यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जैसे मैंने आरबीआई आपको बताया था उसी तरह से यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक फॉर कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी एंड टू मैनेज यूरो, टू मैनेज यूरो, यूरो करेंसी, टू मैनेज यूरो करेंसी। तो ये फोर आप देख सकते हैं कि सुप्रा नेशनल एंटिटी मतलब नेशंस के अबव भी कोई एक बॉडी बनाया गया जिसको सारे कंट्रीज कंप्लायंस करते हैं, वहाँ से मेंबर्स चुन के आते हैं, कमीशन में भी वहीं से कंट्रीज से आते हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट में भी डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं। तो ये एक अपने आप में आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की तरफ वो लोग आगे बढ़ गए। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से शुरुआत होता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की बात होने लगती है। पॉलिटिकल यानी जो आपके जो डिसीजंस हैं, पूरे कंट्री के लिए एक बॉडी है जो आपके लिए डिसीजन ले रहा है, यानी पॉलिटिकल यूनियन के रूप में इमर्ज होता है। पॉलिटिकल यूनियन बनाने की अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी कई सारे एरियाज हैं जहाँ पे कोऑपरेशन और उसकी बात, नॉर्म बनाने की बात है। अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट जो हम बात कर रहे हैं वो है आपका जो यूरोपियन के बारे में हम कहते हैं कि ये नॉर्म मेकिंग हो रहा है, ब्रसेल्स इफेक्ट की बात कर रहे हैं, यानी नॉर्म, नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड फॉर द वर्ल्ड। यूरोप जो है नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड सेट कर रहा है पूरे ग्लोब के लिए। जीडीपीआर क्या है? जीडीपीआर अगर आप देखेंगे 2018 के 18 के टाइमलाइन पे, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जीडीपीआर इज जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो ये 2018 में जो कि स्ट्रिक्ट डेटा प्राइवेसी लॉ को गवर्न करता है कि पूरे यूरोपियन एरिया में पूरे जो कंट्रीज़ हैं, पूरे जो यूरोप का जो एरिया है वहाँ पे जो बड़े बड़े कंपनीज हैं जैसे मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इन सबको कंप्लाई करना पड़ेगा। राइट टू प्राइवेसी का जो डेटा है, पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा उनके। राइट टू बी फॉरगॉटन, ये सब चीज़ें जो इंडिविजुअल को राइट देती हैं, राइट टू एक्सेस, आप अपने डिजिटल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, यानी स्ट्रिक्ट डेटा प्राइवेसी का इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया। और इसको ब्रसेल्स इफेक्ट बोलते हैं, यानी पावर विदाउट फोर्स। हम बाय फोर्स काम नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा एक रूल बना रहे हैं, ऐसा नॉर्म सेट कर रहे हैं जिससे हम पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए काफ़ी हैं। और कैसे वो फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है? बिकॉज ऑफ यूजिंग योर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। 450 मिलियन पीपल हैं वहाँ पे, ऑलमोस्ट अराउंड 45 करोड़, और वर्ल्ड के टॉप 3 इकोनॉमी में आते हैं। कभी चाइना और यूरोपियन यूनियन के बीच में कंपटीशन है। $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर आप देख सकते हैं कि चाइना, यूएस के बाद अगर कोई है तो यूरोपियन यूनियन है और चाइना है। ये तीन फ्रंट है जो लार्जेस्ट इकोनॉमिक ब्लॉक के रूप में। यूरोपियन यूनियन अगर सिंगल कंट्री होता तो ऐसा नहीं कर सकता था। आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेके, डेनमार्क के सोवरेन पावर के अंतर्गत वो आता है, डेनमार्क अगर अकेला होता तो क्या वो ट्रंप के जो इस तरह के जो चैलेंज को टैकल करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होती उसको। लेकिन डेनमार्क एज ए पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एज स्टैंड्स यूनाइटेड, तो फिर ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा वहाँ भी। अगर यूरोपियन यूनियन का शायद मेंबर नहीं होता तो शायद ग्रीनलैंड ट्रंप के पास होता अभी। लेकिन स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। दैट्स द रीज़न यूरोपियन यूनियन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन टुडेज जियोपॉलिटिकल सिनारियो। तो ये जीडीपीआर जो है एक स्टैंडर्ड सेट करता है डेटा प्राइवेसी को लेके, और इस स्टैंडर्ड को यूज़ किया इंडिया ने भी कानून बनाने में, या ब्राज़ील ने अपना कानून बनाया, या फिर इवन यूएस में कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली में जितने भी कंपनीज़ हैं, एमएनसीज़ हैं, उन सब ने अपने लॉज को मॉडिफाई किया और चीज़ों को उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने आप को किया। तो जैसे मैंने नीचे एक एनालॉजी लिखा है कि जीडीपीआर एज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल पासपोर्ट्स। डिजिटल पासपोर्ट्स
If a company wants its data to travel into the wealthy European market, it must meet these high security and privacy requirements. अगर आपको यूरोप में फंक्शन करना है तो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा, डेटा प्राइवेसी को सिक्योर करना पड़ेगा, इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट कर रहा है, और गवर्नमेंट जो है, जो सोवरेन पावर है, वो फिर से उसके रेलिवेंस को इंश्योर कर रहा है कि गवर्नमेंट इज़ रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके बिना आप कैसे भी आप ऑपरेट नहीं कर सकते हो, डेटा को प्राइवेसी रखनी ही पड़ेगी, डेटा को सिक्योर रखना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें एक स्टैंडर्ड सेट करता है। डिजिटल शील्ड के रूप में आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है कि द डिजिटल शील्ड, जीडीपीआर एंड द ब्रसेल्स इफेक्ट। उसी तरह से सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट नॉर्म की अगर हम बात करते हैं, इन्वायरमेंट नॉर्म की अगर हम बात करें तो वहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने एक टूल बनाया है, वो है CBAM। CBAM, ये जो टूल आप देख रहे हैं, दैट इज CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसका फुल फॉर्म है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये एक तरह से आप देखेंगे तो एक तरह से टैक्स है, एंट्री टैक्स। कस्टम ड्यूटी जैसे होता है उसी तरह से एक ग्रीन टैक्स के रूप में है, एनवायरमेंटल टैक्स के रूप में एक है, जिसमें ये 2026 2026 से ही ये लागू होने वाला है, जनवरी 2026 से। इसमें क्या है कि जो भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, ज़्यादा कार्बन का इंटेंसिव, कार्बन इंटेंसिव जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका स्टील है, आयरन है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर्स हैं, तो इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन ने अपने एरिया के लिए एक कार्बन टैक्स के रूप में आ, उससे लिया जाता है। सारे कंपनी जो इस एरिया में काम करते हैं, जो मैंने एरियाज़ बताया, 6 एरियाज़ हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में है, उसके ऊपर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। तो अब मान लीजिए कि कार्बन टैक्स लगाने की वजह से क्या होगा, यूरोपियन यूनियन के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको महंगा सौदा पड़ेगा, उनका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो बहुत हाई चांस है कि जहाँ पे इस तरह का कार्बन टैक्स नहीं है दूसरे कंट्रीज़ में, वहाँ से आप इंपोर्ट कर लीजिए, सस्ते में आ जाएगा, और यूरोपियन यूनियन में उसको बेच दीजिए। तो फिर उसके जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको परेशानी होगी, वो तो लॉस पे जाएंगे। तो इसको नलीफाई करने के लिए, कार्बन टैक्स को नलीफाई करने के लिए, उसके इनपुट को अ, उसके जो अपने यूरोपियन यूनियन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सफ़र ना करें, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो जब बाहर से हमारे यहाँ पे एंट्री करेगा, या तो आप ऐसे चीज़ को इंपोर्ट करते हो या अपने यूरोपियन यूनियन में, तो उसके ऊपर आपको एक कार्बन टैक्स के रूप में, एंट्री टैक्स के रूप में इक्वलाइज करने के लिए हम एक रेट पे टैक्स आपसे लेंगे, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो जाए। अब यहाँ जो आप समझ सकते हैं इंडिया के लिए एक और बैरियर है। इंडिया में उस तरह से इन्वायरमेंट के रेगुलेशन नहीं है, हमारे यहाँ उस तरह से टैक्स नहीं है। अब यहाँ के गुड्स वहाँ जाएंगे, यहाँ के सीमेंट वहाँ जाएगी, या फिर यहाँ पे आयरन स्टील वहाँ जाएगी, तो उसके ऊपर एक एंट्री बैरियर के रूप में कार्बन इन्वायरमेंटल टैक्स के रूप में लगेगा, यानी हमारा सामान वहाँ महंगा हो जाएगा। तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे? तो ये जो प्रिंसिपल है, यहाँ देखेंगे ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डेवलपिंग नेशंस कहते हैं, चाइना, इंक्लूडिंग चाइना एंड इंडिया एंड ग्लोबल साउथ, कि हमें जो वेल्दी नेशंस हैं उनके उनको ज़्यादा बर्डन लेना चाहिए इन्वायरमेंट, जो पोल्यूशन है उसके ऊपर। तो उसके ये खिलाफ उसको बोलते हैं, और इंडिया चाइना इसके खिलाफ बातें करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टू अवॉइड हाई टैरिफ्स, स्टील एंड एल्यूमिनियम प्लांट्स इन एशिया आर नाउ इन्वेस्टिंग इन ग्रीन हाइड्रोजन एंड क्लीनर टेक जस्ट टू कीप देयर एक्सेस टू द यूरोपियन मार्केट। अब बाकी कंट्रीज भी इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। इसको एज ए लेवरेज इन नेगोशिएशन यूज करता है EU। EU uses CBAM as a carrot and stick. If a country like India or Turkey implements its own carbon tax, the EU may reduce the CBAM charges on their goods. यानी दूसरे कंट्री को भी ये मोटिवेट करता है कि आप भी अपने यहाँ पे कार्बन टैक्स लगाएं, तो हम अपने आपके यहाँ CBAM जो है उसको हम रिड्यूस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे नॉर्म सेटिंग का ये काम कर रहा है। तो ये रीसेपिंग द ग्लोबल इंडस्ट्री टू अवॉइड हाई टैरिफ्स, स्टील एंड एल्यूमिनियम प्लांट्स इन एशिया, वो मैंने आपको बता दिया। ग्रीन हाइड्रोजन क्लीनर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही हैं। काउंटर आर्ग्यूमेंट कहा जा रहा है इसके लिए कि दिस सॉफ्ट पावर इज ऑफन व्यूड एज रेगुलेटरी इंपेरियलिज्म बाय डेवलपिंग नेशंस
who argue that the EU is laterally rewriting the rules of global trade. Unilaterally rewriting the global trade. WTO के बाहर जाके ये हो रहा है, तो इसको जो ग्लोबल साउथ के कंट्री हैं वो कहते हैं कि दिस इज़ डिस्क्रिमिनेटरी। सीबीडीआर का आपको प्रिंसिपल को रिस्पेक्ट करना चाहिए। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज में जो बातें कही जाती है, ग्लोबल साउथ जो अपनी बात को रखता है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये यूनिलैटरली चीज़ों को बदल रहा है यूरोपियन यूनियन, तो इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस आप देख सकते हैं कि ट्रेड वार चल रहा है, टैरिफ वार का दौर है, बुलिंग बाय यूएस मिलिटरीली एंड बाय टैरिफ, थ्रेट ऑफ इम्पोजिंग टैरिफ। तो इन सब में अगर आप देखेंगे तो कैसे यूरोपियन यूनियन एक थर्ड फ्रंट के रूप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनिट के रूप में इमर्ज हुआ है। द टूल विच EU हैज़ डेवलप्ड, दैट इज यूज एंटी कोएर्सन इंस्ट्रूमेंट, ACI बोलते हैं, और इसको ट्रेड बाजुका भी कहते हैं। इसे ट्रेड बाजुका भी कहा जाता है। अब आप देखिए कि ये जो ट्रेड बाजुका का जो कॉन्सेप्ट है, रिसेंटली फ्रांस से ये आवाज़ उठ रही थी कि हमें ट्रेड बाजुका का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ट्रंप हमें थ्रेट करते हैं कि बेसलाइन टैरिफ रेट से ज़्यादा लगाएंगे, तो वी विल ऑल्सो यूज़ ट्रेड बाजुका अगेंस्ट यूएस। तो इसका जो इस्तेमाल होता है कि अगर कोई भी कंट्री हमें बुलिंग करेगा, हमें ब्लैकमेल करेगा बाई देयर ओन टैरिफ, और टैरिफ रेट बढ़ा के या फिर अपनी सप्लाई चेन को बंद करके आपके यहाँ थ्रेट करता है कि हम आपके यहाँ ये सप्लाई बंद कर देंगे, वो सप्लाई बंद कर देंगे, तो यूरोप भी अपने एक तरह से समझ सकते हैं कि दिस इज़ अ न्यूक्लियर वेपन इन इकोनॉमिक एरेना, ट्रेड बाजुका। और इसमें क्या होता है कि नॉट ओनली टैरिफ, बट आप कंप्लीटली उस कंट्री के एक्टिविटीज़ को वहाँ बैन कर देते हो। वहाँ से ना इन्वेस्टमेंट आएगा, ना वहाँ से गुड्स आएगा, ना सर्विसेज आएगा। उनके बैंकिंग में जो भी चैनल्स हैं, सारे इन्वेस्टमेंट उसके आप बंद कर दोगे, उनको आप बैन कर दोगे पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने से, यानी वहाँ के पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट में भी वहाँ के कंपनीज पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। पूरी तरह से इकोनॉमिक पूरी तरह से इकोनॉमिक उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, जो टैरिफ से भी बहुत हाई लेवल का है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यूनिफाइड बार्गेनिंग के रूप में यूरोपियन यूनियन काम कर रहा है। आज के डेट में यूनाइटेड ब्लॉक अपने आप को प्रेजेंट करके बार्गेनिंग में काफ़ी स्ट्रांगली अपने आप को पुश करता है और बातों को अपने पक्ष में करने में सक्षम है, बिकॉज दे स्टैंड यूनाइटेड। तो यहीं पे आप देखेंगे कि कैसे ये एक पीस प्रोजेक्ट था, जो वर्ल्ड वॉर 1-2 के बाद जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुए थे, कि दोबारा वैसा वर्ल्ड वॉर नहीं हो, पीस प्रोजेक्ट से बिगनिंग हुआ और आज के डेट में एक रेगुलेटरी सुपर पावर के रूप में इमर्ज हुआ है यूरोपियन यूनियन। इसको ब्रसेल्स इफेक्ट कहा जाता है, यानी सॉफ्ट पावर ऑफ यूरोपियन यूनियन। सॉफ्ट पावर इसलिए क्योंकि मिलिट्री का यूज़ करके नहीं, बल्कि अपने इकोनॉमिक माइट का यूज़ करके हम दुनिया को चैलेंज कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक माइट इसलिए है क्योंकि मोर देन $20 ट्रिलियन का उनका इकोनॉमी है, जस्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू चाइनीज़। आप कह सकते हैं पीपीपी टर्म में अगर देखें तो ऑलमोस्ट चाइना के इक्विवेलेंट है। इससे एक ही कंट्री आगे है, दैट इज़ यूएस। तो अपने इकोनॉमिक माइट को देखते हुए, 45 करोड़ के एक पॉपुलेशन को देखते हुए और क्वालिटी को देखते हुए, सॉफ्ट पावर के रूप में एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड वो रखते हैं कि अगर हम किसी से एफटीए करेंगे तो लेबर का स्टैंडर्ड बहुत बेटर होना चाहिए। पॉल्यूशन को लेके आपने देखा कि वो भी है। डिजिटल रेगुलेशन में भी आप देख रहे हैं कि डेटा के प्राइवेसी का ये होना चाहिए, वहाँ पे चाइल्ड वर्कर्स नहीं होने चाहिए, वर्कर्स का रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जिस बैरियर को आपको पार करना होगा, तभी आप यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर सकते हैं। इसलिए इंडिया का आप देख सकते होंगे कि ग्राउंड वर्क काफ़ी दिनों से 20 ईयर्स से नेगोशिएट हो रहा है, बट हो नहीं पा रहा है। लेबर कोड्स अभी हमने लागू किया है, काफ़ी रिफॉर्म्स हमने लागू किया है, डिजिटल प्राइवेसी भी को भी लेके हमने 2023 में अपना एक्ट बनाया है। कार्बन टैक्स की भी हम बात कर रहे हैं। तो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग में यूरोपियन यूनियन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हालांकि यूरोपियन यूनियन के भी अपने चैलेंजेस हैं। जो मेजर चैलेंजेस अगर आप देखेंगे तो ब्रेक्सिट, यानी नेशनलिज्म जो है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट में आता है कि हम अपने नेशनलिज्म सोवरेंटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एक यूरोपियन यूनियन से हमारे नेशनलिज्म को कॉन्फ्लिक्ट है, हमारे कल्चर को कॉन्फ्लिक्ट है, तो हो सकता है
उससे यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने की बात हो, नेशनलिज्म बहुत बड़ा चैलेंज है सुप्रा नेशनल अथॉरिटी एंटिटी बनाने के लिए। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ की बात करें तो ओनली 4 कंट्रीज़ की अगर आप बात करेंगे, 4 कंट्रीज़ 60% जीडीपी। जो ईयू में सिर्फ 4 कंट्रीज़ का दबदबा है वो है आपका, सबसे टॉप पे है आपका जर्मनी। जर्मनी इज़ द लार्जेस्ट कंट्री के रूप में देखेंगे तो इकोनॉमिक माइट के रूप में वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है जर्मनी। फ्रांस है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये लोग जो है मेजर वहाँ के इकोनॉमिक पावर हैं। यानी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है बहुत बड़ा वहाँ पे अगर आप देखेंगे कि चैलेंज है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होने की वजह से बाकी कंट्रीज़ को लगता है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हम उस तरह से compete नहीं कर पा रहे हैं। रीजनल डिस्पैरिटी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो 4 कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट टू 60% ऑफ द जीडीपी। फोर्थ कंट्री है आपका स्पेन। ये आप 4 कंट्रीज़ को देख लें तो 60% ऑफ द जीडीपी इनके पास है। तो ये चैलेंजेस हैं जो ईयू भी फेस कर रहा है। लास्ट में क्लास को कंक्लूड करने से पहले ये जो चंद लाइनें हैं वो पढ़ेंगे तो आपको रेलेवेंस समझ में आएगा कि EU हैज़ प्रूवन दैट द 21st century द पावर टू राइट द रूल्स इज जस्ट एज पोटेंट एज द पावर टू विन अ वार, एंड European Union is writing the rules of 21st century, creating norm for entire world, which is very significant, and this will be most important event after this Republic Day if India signs FTA with European Union. अगर वो होता है तो हम आपके लिए फिर से नया वीडियो लेके आएंगे कि FTA में क्या क्या है, क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे पुनः मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कमेंट सेक्शन में अगर आपको जो भी अगर डाउट है लिख के भेजिए। नए अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।